हिंदी के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर। संस्कृत साहित्य में नाटक की एक लंबी परंपरा रही है। हिंदी गद्य साहित्य में नाटक आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। अतः नाटक का जन्म हम भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन साहित्यकारों के द्वारा संभव हुआ मानते आ रहे हैं। अपनी प्रखर प्रतिभा और परिश्रम से भारतेंदु हिंदी नाटकों के लिए इतने प्रयास किए कि उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने हिंदी नाटक की उत्पत्ति यूनानी नाटकों के प्रभाव से मानी है, क्योंकि उनके अनुसार भारतीय नाटकों में तकनीकी शब्द यवनिका जवनिका से बना है, जिसका अर्थ वेग से गिरना और उठना है। विद्वानों का यह विचार तर्कहीन है, क्योंकि यूनानी नाटक खुले मंच पर होते थे, जिनमें यवनिका यानी पर्दा गिराना और उठाना इनकी नौबत ही नहीं आती थी। इतना ही नहीं, स्वरूप और प्रकृति के दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। हिंदी नाटक के विकास को समझने के लिए इन्हें निम्न बिंदुओं के माध्यम से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला युग है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी नाटकों का स्वरूप व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक नहीं हो सका। उस समय के नाटक पदबद्ध होते थे, जिनमें शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक और भरत वाक्य इत्यादि का प्रयोग होता था। यहाँ तक कि संस्कृत भाषा में रंगमंच के लिए निर्देश भी दिए जाते थे। कुछ विद्वान विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को ही प्रथम नाटक मानते हैं। यद्यपि इसमें नाटक की दृष्टि से अनेक दोष हैं। भारतेंदु के पिता गोपाल दास गिरधर राय का लिखा नहुष नामक नाटक भी पुराने नाटकों के तौर पे देखा जाता है, और भारतेंदु ने अपने पिता द्वारा रचित इसी नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। लेकिन सच तो यह है कि भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रंगमंच के योग्य अनेक मौलिक एवं अनुदिक नाटकों की रचना करके नाटक के युग का सूत्रपात किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के अनेक नाटकों का अनुवाद करके भी एक नई शुरुआत की। उन्होंने विद्या सुंदर, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम, सत्यवादी हरिश्चंद्र, भारत दूरदशा, नील देवी और अंधेर नगरी इत्यादि नाटकों की रचना की। भारतेंदु युग के नाटकों में पौराणिक, हास्य प्रधान और व्यंग प्रधान नाटक लिखे गए। कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए, जिनमें भारतेंदु कृत नील देवी, श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी कृत रणधीर प्रेम मोहिनी और किशोरी लाल कृत मयंक मंजरी इत्यादि प्रमुख है। इस युग के नाटककारों का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जनता में जन जागृति लाना भी था। भारतेंदु मंडल। भारतेंदु युग में भारतेंदु ने अपने साहित्यकार मित्रों के साथ मिलकर एक मंडल की स्थापना की, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास और ठाकुर जगमोहन सिंह इत्यादि थे। भारतेंदु युगीन नाटकों की विशेषताएं। इस युग के नाटकों की निम्न विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। देशभक्ति का स्वर, हास्य व्यंग की प्रवृत्ति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथानक की बहुतायत, समाज सुधार की प्रवृत्ति, रंगमंच का प्रारंभिक विकास, नाटक मंचन के व्यक्तिगत प्रयास, रंगमंच की फूहड़ता का विरोध, पात्रानुकूल भाषा का प्रावधान, नाटकीय तत्वों में शिथिलता, राज प्रशस्ति का स्वर। इसके बाद आता है दूसरा युग, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को साहित्य में आदर्शवाद को प्रवेश कराने एवं साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए याद किया जाता है। इन योगदानों के बावजूद हिंदी नाटक एवं एकांकी के विकास में इस युग का योगदान उल्लेखनीय नहीं है। भारतेंदु युग के बाद जहां नाटकों का और विकास होना चाहिए था, वहीं इस दृष्टि से यह युग ह्रासोन्मुख रहा। इस युग में भी पौराणिक नाटक रचे गए। इस रूप में राधा कृष्ण गोस्वामी कृत सुदामा चरित, बनवारी लाल कृत कृष्ण कथा एवं कंसवध, ब्रजनंदन सहाय कृत उद्धव इत्यादि प्रसिद्ध हैं। कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए, यथा गंगा प्रसाद कृत वीर जयमल, बद्रीनाथ भट्ट कृत चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद कृत राजश्री इत्यादि। इनमें से सिर्फ जयशंकर प्रसाद ही इस इतिहास तत्वों की रक्षा कर सके, इसलिए ही विद्वान प्रसाद को ऐतिहासिक नाटकों का सूत्रधार मानते हैं।
स्पष्टतः इस युग में हालांकि शिक्षाप्रद, मनोरंजनात्मक एवं रोमांचकारी कई प्रकार के नाटक लिखे गए, परंतु इनका विशेष साहित्यिक महत्व नहीं है। तीसरा युग है प्रसाद युग। प्रसाद युग निस्संदेह नाटकों के उल्लेखनीय विकास के लिए रमणीय एवं उर्वर रहा। सन 1918 जब छायावाद का प्रारंभ हुआ, उससे पूर्व द्विवेदी युग में ही प्रसाद ने सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित इत्यादि नाटकों की रचना की थी, लेकिन मौलिकता के अभाव के कारण वे उल्लेखनीय नहीं हैं। इनके उत्कृष्ट नाटक इसी युग में लिखे गए हैं, जैसे विशाख दत्त, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इत्यादि। इनके नाटक कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक हैं। इस युग के अन्य नाटककार हैं अंबिका दत्त त्रिपाठी, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, सेठ गोविंद दास, किशोरी दास वाजपेयी इत्यादि। इस युग के नाटकों में कल्पना शक्ति, मनोवैज्ञानिक सूझबूझ, भाषा प्रवाह का वह ऐश्वर्य नहीं है जो बाद में दृष्टिगोचर होता है, परंतु जयशंकर प्रसाद और लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृतियां हिंदी साहित्य के नाट्य इतिहास में निस्संदेह उल्लेखनीय स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। चौथा है प्रसादोत्तर युग। प्रसादोत्तर युग में नाटक ने प्रसाद युग से आगे के विकास की तरफ प्रस्थान किया। लक्ष्मी नारायण मिश्र इस युग के सर्वाधिक सशक्त नाटककार रहे। उनको समस्या प्रधान नाटक लिखने वाला माना जाता है, हालांकि वो अधिकतर पौराणिक नाटक लिखते रहे। इसके अलावा सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा इत्यादि ने नाटक की पर्याप्त श्रीवृद्धि की। लक्ष्मी नारायण मिश्र के सन्यासी, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, गरुड़ ध्वज, सम्राट अशोक इत्यादि समस्या प्रधान नाटकों ने नाटक को एक नई दिशा प्रदान की। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक नाटकों में महारत हासिल की, वहीं उपेंद्र नाथ अश्क जी ने सामाजिक नाटकों का मार्ग प्रशस्त किया। इसी युग में सेठ गोविंद दास की पहचान गांधीवादी नाटककार के रूप में हुई। समकालीन या नवीन नाटक युग। अन्य साहित्यिक विधाओं की तरह नाटक में भी इस युग में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस युग के प्रमुख नाटककारों में विष्णु प्रभाकर ने डॉक्टर नाटक लिखा, जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क, धर्मवीर भारती ने अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल ने अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, मिस्टर अभिमन्यु लिखे। मोहन राकेश ने आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस लिखे। डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने 8वां सर्ग लिखा। इन सब नाटकों के अलावा भी बहुत नाटक लिखे गए, लेकिन कथ्य और शिल्प की दृष्टि से इन नाटकों का स्थान महत्वपूर्ण है नाटक के विकास की दृष्टि से। नई पीढ़ी के रचनाकार हमें नाटक की यथेष्ट प्रगति के बारे में आश्वस्त करते हैं। आज नाटक का जो वैज्ञानिक व सुरुचिपूर्ण रूप देखने को मिल रहा है, वह उपर्युक्त नाटककारों एवं कुछ अन्य प्रतिभाशाली नामों जैसे हमीदुल्लाह, विपिन कुमार, सत्येंद्र शरत, गिरीश रस्तोगी इत्यादि की देन है। नई पीढ़ी की रचनात्मक प्रतिबद्धता हमें नाटक के सुदीर्घ विकास के लिए आश्वस्त करती है। फिर भी कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि बहुत से उल्लेखनीय नाटककारों एवं नाटकों का नामोल्लेख अभी इस में समय अभाववश हम नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने निस्संदेह नाटक की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस व्यावहारिक बातचीत में एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि नाटक के यथेष्ट विकास के बाद कुछ समय से नाटक की परंपरा छीन पड़ी हुई नजर आ रही है। समय काल की परिस्थितियों के अनुसार साहित्य की विधाएं भी बदलती रहती है। एकांकी छोटा होता है और समय कम लेता है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद एकांकी का दौर आ चुका है और इसके अलावा कहानी उपन्यास ने नाटकों को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी नाटक अपने तरह से अपनी स्थिति के अनुसार, अपने प्रतिभा के हिसाब से बहुत सारे नाटककार लिखते ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी युग आए हर व्यक्ति का अपना एक लेखन का अंदाज होता है। जैसे खड़ी बोली के युग में भी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखना बंद नहीं किया ब्रज भाषा में, ठीक उसी प्रकार उपन्यास, कहानी, निबंध, कोई भी विधा सड़ चढ़कर बोलने लगे, लिखने वाले नाटक लिखते रहेंगे, पढ़ने वाले नाटक पढ़ते रहेंगे, देखने वाले नाटक देखते रहेंगे, क्योंकि उनका मंचन होता रहेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।